आज के इस क्लास में दोबारा सभी तलबा का खैर मक़दम है। अब तक हम लोगों ने जो कुछ पिछले कुछ लेक्चर्स में देखा, वो मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल के बाद जो वाक़यात सूरत-ए-हाल हिंदुस्तान के अंदर रही, जो वाक़यात रूनुमा हुए, उसमें मुख़्तलिफ़ आज़ाद रियासतों का क़याम और बरतानवी हुकूमत बरतानिया के ज़रिए असर ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम और इसके शुरू में तजारती मकासद थे, लेकिन किस तरह से इसने तजारती मकासद हुसूल करने के बाद सियासी इक़्तिदार को हासिल करने की कोशिश की और इस सियासी इक़्तिदार के ज़रिए वो धीरे-धीरे सिर्फ़ बंगाल ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा ख़ित्तों पर अपनी हुकूमत कायम की। फिर 1857 की बगावत होती है। उस बगावत के जो असरात हुए, उसमें एक ये था कि कंपनी की हुकूमत हिंदुस्तान से ख़त्म हो जाती है और मलके विक्टोरिया ब्रिटिश क्वीन का इक़्तिदार बराह रास्त हिंदुस्तान पे कायम हो जाता है। कंपनी की इजारादारी थी, वो भी धीरे-धीरे ख़त्म हो जाती है। इस तरह से हिंदुस्तान का जो ख़ित्ता है, वो बरतानवी हुकूमत के तहत बराह रास्त उसके मातहत आ जाता है। फिर हिंदुस्तान के अंदर जो समाजी और मज़हबी इस्लाहात हुए, हिंदुस्तानी मुसल्लिहीन राजा राम मोहन राय और उनके बाद जो भी और मुसल्लिहीन हुए, इन लोगों ने समाज और मज़हब में जो बुराइयां थीं, इनको ख़त्म करने के लिए जो मुहिम चलाई, उससे समाज के अंदर किस तरह एक शऊर पैदा हुआ, एक बेदारी पैदा हुई, एक अवेकनिंग हुई और एक पढ़ा लिखा तबका मिडिल क्लास का उरूज होता है। ये मिडिल क्लास मगरबी तालीम से रोशनास होता है और हिंदुस्तानियों पर मगरबी हुकूमत, बरतानवी हुकूमत के ज़रिए जो इस्तेहसाल किया जा रहा था हिंदुस्तानियों का, उसकी मुखालफत शुरू हो जाती है। तो एक कौमी बेदारी, नेशनल अवेकनिंग की शुरुआत 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में ज़ोर पकड़ लेती है और छोटे-छोटे सियासी तंजीमें बनती हैं, लेकिन हिंदुस्तान के पैमाने पर, मुल्की सतह पर पहली बार 1885 में कांग्रेस का क़याम अमल में आता है। कांग्रेस के बारे में भी हमने देखा कि किस तरह से इनके यहाँ इक़्तिदार पसंद पहले हुए मॉडरेट्स, उसके बाद इंतहा पसंदों का दौर आया और उसके साथ स्वदेशी मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल की तकसीम और स्वदेशी तहरीक की शुरुआत किस तरह हुई और नेशनल मूवमेंट, कौमी तहरीक एक अपर प्लेन पर, ऊंची सतह पर गामजन होती है और इसकी रफ्तार तेज पकड़ती है। इस सिलसिले में नेशनल मूवमेंट जो आगे बढ़ता है, तो गांधी का ज़माना, नेशनलिस्ट मूवमेंट अंडर महात्मा गांधी पार्ट 1, महात्मा गांधी की क़यादत में कौम परस्त तहरीक, पहला हिस्सा। इस 11वीं यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे, चूँकि ये चैप्टर काफ़ी तवील है यूनिट, इसलिए हमने इसे 2 हिस्सों में मुनक़सिम कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरे हिस्से पर जाएंगे। ये जो पहला हिस्सा है, इसमें महात्मा गांधी के ज़ेर क़यादत, जिनकी पैदाइश 1869 में पोरबंदर में गुजरात के एक छोटे से गांव में हुई थी और 1948 तक वो इस हिंदुस्तान की खिदमत में रहे। हिंदुस्तान की आज़ादी के अगले ही साल उन्हें
कत्ल कर दिया जाता है, गोली से मार दिया जाता है और इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो गांधी की जो क़यादत थी, इस क़यादत जिसको गांधीयन फेज भी कहा जाता है, के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। इस यूनिट का जो मकसद है वो है कि गांधी का एक अवामी सरबराह लीडर के तौर पर उभरना, इमरजेंस ऑफ गांधी एज ए मास लीडर। इसका जो दूसरा मकसद है वह है कि गांधी के नज़रियात, आइडियाज़ क्या थे, उनके तरीक़े क्या थे, मेथड्स क्या थे, और टेक्निक ऑफ मास मोबिलाइजेशन क्या था, बड़े पैमाने पर मुतहरिक होने के तरीक़े कौन से उन्होंने अपनाए, इसका भी हम जायज़ा लेंगे। तीसरा जो मकसद है कि चंपारण, रॉलेट एक्ट, अदम ताउन, सिविल नाफरमानी और हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक जैसी तहरीकों में गांधी का किरदार, गांधी का रोल क्या रहा, इसका भी हम जायज़ा लेंगे। हमारा जो चौथा मकसद है कि गांधी की क़यादत में चलने वाली तहरीकों में अवाम और मुख्तलिफ समाजी ग्रोह जो शामिल हुए, उनका किरदार क्या था, इसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानी सियासत को कौमी तहरीक के दरमियान बिल्कुल ही बदलने की कोशिश की और इसमें इसे वुसअत देने की कोशिश की। उनके इस कौमी तहरीक में आमद से तहरीक का जो जद्दोजहद है, एक फेज ऑफ स्ट्रगल है, उसकी एक नए फेज की शुरुआत होती है। और ये शुरुआत है मास मोबिलाइजेशन की तरफ। अवाम को इस तहरीक से जोड़ने की कोशिश की गई, इस जद्दोजहद की जोड़ने की कोशिश की गई, और पूरी कौमी तहरीक में वो एक डोमिनेंट पर्सनालिटी, एक ऐसी शख्सियत जो कि पूरे तहरीक में छाई रही, उस तौर पे वो छा जाते हैं। और बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ जो जद्दोजहद था, उसको उन्होंने एक नया डायरेक्शन, एक नई सिमत अता की। गांधी ने कोशिश की कि हिंदुस्तान की जो माशियात हैं, यहाँ की जो समाज है, यहाँ की जो सियासी अदारे हैं, सियासी हालात हैं, उनकी हकीकत को समझा जाए और जद्दोजहद का जो तरीक़ा है उसमें एक नया उन्सुर डाला जाए, नई शक्ल दी जाए। और गांधी हिंदुस्तान में आने से कबल, चूँकि पहले साउथ अफ्रीका में, जनूबी अफ्रीका में रह चुके थे, और इन्होंने नस्ली तफरीक के ख़िलाफ़, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़, जो कि बरतानवी हुकूमत वहाँ हिंदुस्तानियों के ख़िलाफ़ अपना रही थी, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने जद्दोजहद की थी। उनके इंसानी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने जद्दोजहद किया था, ताकि हिंदुस्तानी एक महज़ब ज़िंदगी जनूबी अफ्रीका में बिता सकें। इसलिए अवाम को तहरीक से जोड़ने में गांधी को एक्सपीरियंस था, तजुर्बा था। जब गांधी जनूबी अफ्रीका से हिंदुस्तान आए तो हिंदुस्तानी कौमी तहरीक के वो अहम सरबराह हो गए, और जो नई तकनीक थी आवाम की शमूलियत की, मास मोबिलाइजेशन की, उसके ज़रिए इन्होंने गरीब किसानों को, नौजवानों को और ख़वातीन को कौमी तहरीक से जोड़ना शुरू किया। और इनकी शमूलियत हमें अदम ताउन की तहरीक, नन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल नाफरमानी तहरीक, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और भारत छोड़ो तहरीक, क्विट इंडिया मूवमेंट जैसी तहरीकों में हमें देखने को मिलती है।
इसलिए गांधी के जो ख्यालात हैं, उनकी जो तकनीक थी, उनको समझे बगैर हम नेशनल मूवमेंट पर में गांधी के किरदार को नहीं समझ सकते। महात्मा गांधी हिंदुस्तान में आने से कबल अफ्रीका में एक लंबा अरसा, लगभग 21 साल का, 1893 से लेकर 1914 तक का अरसा वो बिता चुके थे, और 10 साल तक अफ्रीका में वो सत्याग्रह का जो फलसफा था उनका, उसको लेकर के पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने तहरीक चलाई। 1893 में वो एसएस सफारी नाम के जहाज पर डरबन में लंगरअंदाज हुए, और 1893 से लेकर 1914 तक लगभग 21 साल की मुद्दत तक वो जनूबी अफ्रीका में रहे। इसलिए गांधी ने अपनी एक मीटिंग में नई दिल्ली में कहा था कि मेरी पैदाइश तो हिंदुस्तान में जरूर हुई है, लेकिन मैं जनूबी अफ्रीका में पला बढ़ा हूं। जब महात्मा गांधी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा वो सही मायने में वहां पर एक गुजराती मुसलमान ताजिर थे, उनके मुकदमे को लड़ने के लिए वो गए थे जनूबी अफ्रीका में, उनके बुलावे पे वहां गए। लेकिन जब वहां गए, उन्होंने वहां हिंदुस्तानियों की हालात को देखा कि किस तरह से वो नस्ली तफरके के बीच जी रहे हैं, किस तरह से उनके साथ इस्तेसाल किया जा रहा है, किस तरह से उनके इंसानी हुकूक की पामाली की जा रही है। तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाने की सोची। उस वक्त नस्ली तफरीक़ी आलम था कि हिंदुस्तानियों और जो मकामी अफ्रीकी लोग थे, उनको फर्स्ट क्लास के रेल के डब्बों में सफर करने की ममानियत थी। वो दूसरे दर्जे, तीसरे दर्जे के ट्रेन में ही डब्बे में सफर कर सकते थे। तो गांधी ने इनसे मुकाबला करने के लिए पहले दर्जे का टिकट खरीद करके पहले डब्बे में उसमें सवार हुए ट्रेन में। लेकिन एक अंग्रेज मुसाफिर के कहने पर रेलवे के अमले ने उन्हें जबरदस्ती ट्रेन से नीचे उतार दिया, और उन्होंने इसके खिलाफ जो मुजाहरा किया, इसके सिलसिले में उन्हें गिरफ्तारी भी देनी पड़ी। लेकिन उन्होंने जो तरीकाकार अपनाया, वो तरीकाकार था अदम तशद्दुद का। अदम तशद्दुद के जरिए अपनी बात को मनवाना, प्रोटेस्ट करना। इसके लिए उन्होंने 1903 में अफ्रीका में अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर के इंडियन ओपिनियन नाम के अखबार की बुनियाद डाली, और इस अखबार की में ये अलग अलग कॉलम्स लिखते रहे, जिसके जरिए लोगों के अंदर सियासी बेदारी करने का काम किया। 1894 में इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस कायम की। ये जो तंजीम थी, इसने गोरों के खिलाफ अदम तशद्दुद के तहत तहरीक चलाई, और अंग्रेजों की जो जाबराना पॉलिसी थी उसकी मजम्मत की। गांधी ने जॉन रस्किन की किताब अंडर दिस लॉस से मुतासिर होकर के डरबन में फेनिक्स फॉल कायम किया, और यहां पर अपने रजाकारों को सत्याग्रह के लिए अदम तशद्दुद के जरिया किस तरह सत्याग्रह किया जा सकता है, इसकी ट्रेनिंग उन्होंने दी। इन्होंने टोलस्टॉय फॉर्म भी बनाया, जिसके जरिए
जद्दोजहद कैसे की जाती है अदम तशद्दुद के जरिए, उसकी ट्रेनिंग वहां भी दी गई। तो गांधी हिंदुस्तान में आने के पहले एक तवील मुद्दत लगभग 21 साल तक जनूबी अफ्रीका में रह चुके थे और बरतानवी हुकूमत की जो नस्ली तफरीक थी उसका जहर देख चुके थे। अपना 21 साल जिंदगी गुजारने के बाद 9 जनवरी 1915 को जब वो हिंदुस्तान आए अफ्रीका में जंग जीत करके, तो इन्हें बड़े खुशामदीद हिंदुस्तानियों ने कहा। गोखले जो उसके सियासी रहनुमा थे, उनके कहने पर उन्होंने 1 साल तक किसी भी सियासी मुद्दे पर बयानबाजी से परहेज किया। 1915 का पूरा हिस्सा और 1916 का ज़्यादातर हिस्सा इन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात, सिंध से लेकर रंगून तक और बनारस से लेकर मद्रास तक टूर किया और इसके जरिए मुल्क के हालात को जानने की कोशिश की। इस सिलसिले में वो रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन भी गए और हरिद्वार में कुंभ मेले का भी जायजा लिया। ये जो इनका टूर था, इसके जरिए मुख्तलिफ मकामात जो उन्होंने घूम करके वहाँ के हालात को जानने की कोशिश की थी, इससे हिंदुस्तानियों के क्या हालात हैं उसकी समझ गांधी को पैदा करने में काफ़ी आसानी हुई। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले, जिसको गांधी ने अपना पॉलिटिकल गुरु, सियासी रहनुमा कहा है। 1915 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम बनाया और इस आश्रम में गांधी अपने करीबी लोगों के साथ रहे और यहाँ लोगों को इन्होंने सत्याग्रह करने के लिए मोरल लाइफ, अखलाकी जो जिंदगी है उसकी जबरदस्त ट्रेनिंग दी। हिंदुस्तान के जो सियासी मामलात थे उसमें इन्होंने शुरू में बहुत कम दिलचस्पी ली और इनका जो मीटिंग होता था इसमें ज़्यादातर वो जनूबी अफ्रीका में इनके जो तजुर्बात थे, उनके जो ख्यालात जो उन्होंने वहाँ कायम किए थे, उस पर ही बहस मुबासे होते रहे। 1915 में उन्होंने कांग्रेस के ऑल इंडिया सेशन में शिरकत ज़रूर की, लेकिन जो अहम मुद्दे थे उस ज़माने के, सेल्फ गवर्नमेंट, इस पर उन्होंने बयानबाजी से परहेज किया। क्योंकि उस ज़माने में कांग्रेस के अंदर दो धड़े हो गए थे, एक नर्म दल था, दूसरा गर्म दल, और तिलक का ताल्लुक गर्म दल से था। इनको कांग्रेस ने एक्सपेल कर दिया था, लेकिन फिर 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ उसके तहत दोबारा तिलक को कांग्रेस में शामिल किया गया। इस कदम को गांधी ने वेलकम किया। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं गांधी जी का साबरमती आश्रम, जो हिंदुस्तान में गांधी ने जो कुछ जंग आज़ादी के लिए तहरीक चलाई, उसके बहुत सारे ख्यालात उन्होंने इसी साबरमती के आश्रम में उनके जहन में आए। उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि उनका ताल्लुक किसी भी ग्रोह से नहीं है और नर्म दल और गर्म दल के दोनों के मिल जाने के बाद यूनाइटेड सेशन हुआ इंडियन कांग्रेस का, वहां वो गए और किसी ऐसे मुद्दे पर उन्होंने बोलने से परहेज किया जिससे ये पता चले कि उनका ताल्लुक किसी खास ग्रोह से है। इन्होंने जो गिरमिटिया मजदूर थे उनकी तकरीर से संबंधित से मुताल्लिक काफ़ी मजम्मत की और एक रेजोल्यूशन भी पास कराया गया कि इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए। हम देखेंगे गांधी
गांधीयाई नजरियाती टूल्स आलात क्या थे और बड़े पैमाने पर मुतहरिक होने के तरीके उनके क्या थे। द गांधीयन आइडियोलॉजिकल टूल्स एंड मेथड्स ऑफ मास मोबिलाइजेशन। कहा जाता है कि गांधी के ऊपर बहुत सारे असरात हुए जिसने कि गांधी को उनके फलसफे को उजागर करने में, एक शक्ल देने में काफी मदद की। उन्होंने अपनी सवाने हयात ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ में वो साफ जाहिर करते हैं कि उनका जो नजरिया पेरेंट्स का था और समाजी मजहबी हालात में जिस तरह रहे थे, जो उनके गांव का था, इनका असर उनकी जिंदगी पर काफी पड़ा। इसके अलावा वैष्णव धर्म का प्रभाव असर काफी हुआ। जैन का प्रभाव, जैनियों का भी बहुत पड़ा असर, इम्पैक्ट काफी हुआ। तो वैष्णविज्म और जैनिज्म ने उनके जो शुरू के ख्यालात थे इसको शक्ल देने में काफी अहम रोल अदा किया। इसके अलावा भगवद गीता से भी वो बहुत मुतासिर थे। द गॉस्पेल्स हैं, सरमन ऑन द माउंट, उससे भी मुतासिर हुए। इसके अलावा वो टोल्स्टॉय, थोरो और रस्किन की जो तसनीफात हैं उनको भी उन्होंने पढ़ा और इन तसनीफात ने गांधी की जिंदगी पर अमिट छाप छोड़ी। गांधी जी वो सिर्फ पढ़ते नहीं थे बल्कि इन चीज़ों को प्रैक्टिस में अपने ज़िंदगी में लाने की कोशिश भी करते थे और उनसे जो तजुर्बात हासिल करते थे उन तजुर्बात ने उनकी ज़िंदगी में को, उनकी आइडियोलॉजी को, उनके एक शिफ्ट करने में, एक शक्ल देने में काफ़ी अहम रोल अदा किया। ये तस्वीर तो देख रहे हैं लियो टोल्स्टॉय की है। लियो टोल्स्टॉय जो है एक रशियन था और गांधी के साथ इसके तवील खतूत आते जाते रहे। खत किताबत इनकी बहुत लंबी चली। दोनों के बीच में मुश्तरका बात यह थी, दोनों एक जैसे हीरो को मानते थे, दोनों एक जैसे लोगों को पूछते थे। सुकरात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उपनिषद, गीता दोनों को प्यारे थे। दोनों नहीं सिर्फ मुफक्किर ही नहीं थे बल्कि इंसानियत के उस्ताद भी थे, टीचर भी थे। टोल्स्टॉय की बुक थी द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। इसका जब उन्होंने मुताला किया गांधी ने, तो इस किताब ने इनके जहन पर बहुत गहरे असरात छोड़े। गांधी ने इसे सीखा कि आजादाना ख्याल, इंडिपेंडेंट थिंकिंग कैसे किया जाए, आजादाना सोच कैसे डेवलप किया जाए, अखलाकियात कैसे डेवलप हुआ, सच्चाई कैसे किया जाए, सच्चाई की तलाश कैसे की जाए, सच्चाई के रास्ते पे कैसे चलें। हेनरी डेविड थोरो ये जो है अमरीकी मुफक्किर थे। इन्होंने अपने जो ख्यालात आज़ादी के बारे में लिखे, राइट टू रेजिस्ट, रेजिस्ट करने का जो हक था उस पर, सिविल डिसोबीडियंस, सिविल नाफरमानी, इस तरह के जो ख्यालात थोरो के थे, इन ख्यालात से गांधी बहुत मुतासिर हुए। इसके बाद इस स्लाइड में आप देख रहे हैं जॉन रस्किन। जॉन रस्किन अंग्रेजी मुफक्किर थे। उन्होंने अपनी किताब अनटू दिस लास्ट लिखी। ये किताब जो थी गांधी के लिए
बहुत ही इम्पोर्टेंट जरिया बनी इंस्पिरेशन का। इस किताब को उनके एक दोस्त थे पोलक, इन्होंने उन्हें अफ्रीका में दिया था कि वो जोहान्सबर्ग से डरबन 1904 में जा रहे थे, ट्रेन में पढ़ सकें। गांधी इतने ज्यादा मुतासिर हुए थे कि उन्होंने इस किताब को का गुजराती जबान में ट्रांसलेशन कराया सर्वोदय के नाम से, और सर्वोदय का मतलब होता है द वेलफेयर ऑफ ऑल, सबकी फलाह। इस किताब अनटू दिस लास्ट से जो कुछ उन्होंने सीखा वो था कि किसी इंफरादी शख्स की जो अच्छाई है वो लोगों की भलाई में छुपी हुई है, यानी लोगों की भलाई के जरिए इंसान अपनी अच्छाई कर सकता है। दूसरा ये था कि सभी इंसान को काम करने के जरिए बराबर के तौर पर बराबर हक है कि वो अपने जरिए माश को हासिल कर सकें। तीसरा जो था कि जो मजदूर हैं उसकी जो जिंदगी है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो इज्जत के साथ जिंदगी गुजार सके। तो ये चीजें महात्मा गांधी ने रस्किन की किताब से सीखी। गांधी के नजरियाती जो टूल्स थे, आलात थे, और बड़े पैमाने पर मुहतरिक होने के जो तरीके थे, गांधीन आइडियोलॉजीज, आइडियोलॉजिकल टूल्स एंड मेथड्स ऑफ मास मोबिलाइजेशन, अब इस पर हम नजर डालेंगे। पहले जो चीज है वो है सत्याग्रह। गांधी की नजरियात में सत्याग्रह बहुत ही अहम है। सत्याग्रह का मतलब है ट्रुथ फोर्स, सच्चाई की ताकत। साउथ अफ्रीका में जब वो रह रहे थे उसी जमाने में इस टेक्निक को इन्होंने डेवलप किया, और उसके बाद हिंदुस्तान में इसका बड़े पैमाने पर 1919 के बाद इसका इस्तेमाल हिंदुस्तान की जंग आजादी में किया। गांधी के लिए सत्याग्रह का इस्तेमाल अपने आप को झेल करके सेल्फ सफरिंग के जरिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तशद्दुद के जरिए नहीं। तशद्दुद के जरिए हम किसी दुश्मन को अपनी बात नहीं मनवा सकते, बल्कि सत्याग्रह के जरिए जहां अदम तशद्दुद होगा उसके जरिए हम अपनी बात मनवा सकते हैं। उसने सत्याग्रह और पैसिव रेजिस्टेंस के बीच वाज़ेह फर्क बयान किया। उन्होंने लिखा कि जो पैसिव रेजिस्टेंस है वो कमजोर लोगों का हथियार है, और इसमें फिजिकल फोर्स या वायलेंस, तशद्दुद से इनकार नहीं किया जा सकता अपने मकसद के हुसूल के लिए। जबकि सत्याग्रह जो हथियार था वो मजबूत लोगों का हथियार था, और इसमें तशद्दुद की कोई जगह नहीं थी।
गांधी के लिए जो सत्याग्रह था वो एक सिर्फ पॉलिटिकल टैक्टिस ही नहीं था, बल्कि उनकी जिंदगी, उनके नजरियात, उनके जो नजरियाती अमल हैं उनका एक हिस्सा था। सत्याग्रह एक उनकी जिंदगी का हिस्सा था। उनका मानना था कि इंसानी जिंदगी का मकसद, जो गोल है, हुसूल है, वह सर्च फॉर ट्रुथ, सच्चाई की खोज। और चूंकि अल्टीमेट ट्रुथ क्या है ये कोई नहीं जान सकता, इसलिए इंसान दूसरे की इंटीग्रिटी पर कभी हमला न करे या किसी को सच्चाई हासिल करने के लिए नहीं रोके, उसके राह में कभी रोड़े ना अटकाए। दूसरा जो आला इनका था, नॉन वायलेंस, अदम तशद्दुद। और सत्याग्रह की ये बहुत अहम बुनियाद थी, नॉन वायलेंस, अदम तशद्दुद। उनका मानना था कि आम इंसान के लिए सियासी मकासद के हुसूल के लिए सत्याग्रह अदम तशद्दुद के साथ अपनाया जाना चाहिए। अमली तौर पर देखा जाए तो सत्याग्रह के अलग अलग शक्ल हो सकते हैं। फास्टिंग, भूखे रहना, उपवास, नॉन वायलेंट पिकेटिंग, अदम तशद्दुद के साथ घेराबंदी करना, अलग अलग तरह के अदम ताउन की तहरीकें, यानी कोऑपरेशन। और सियासत में सिविल डिसोबीडियंस, सिविल नाफरमानी भी चली हो सकती है, ये मानते हुए कि इस पर हमें कानूनी तौर पर सजा मिलेगी। उनका मानना था कि सत्याग्रह की जो अलग अलग शक्ल हैं उनका मकसद ऐसे हुसूल की कोशिश है जो कि प्योर है, खालिस है, और तरीका भी खालिस अपनाया गया। तीसरा है यूज ऑफ रिलीजियस इडियम्स, मजहबी नारों का भी सहारा इन्होंने लिया। गांधी के लिए जो मजहब था वो कोई डॉक्ट्राइन नहीं था किसी खास मजहब का, बल्कि एक बुनियादी सच्चाई थी जो कि सभी मजहब का हिस्सा थी। उनका मानना था कि मजहब क्या है? मजहब है स्ट्रगल फॉर ट्रुथ, सच्चाई की खोज के लिए जद्दोजहद। उनका मानना था कि मजहब को किसी इंसान की जाती ख्यालात तक महदूद नहीं किया जा सकता, बल्कि मजहब इंसान के हर अमल में होना चाहिए, इंसान के हर अमल में इसकी झलक दिखाई देनी चाहिए। उनका मानना यह भी था कि मजहब जो है बुनियाद अता करता है हिंदुस्तान में सियासी अमल के लिए। इसीलिए गांधी ने रामराज का कॉन्सेप्ट दिया ताकि हिंदुस्तानियों को कौमी तहरीक से जोड़ा जा सके। एक और बात उन्होंने जो कही, उनका जो ख्याल था वो आइडिया ऑफ हिंद स्वराज। 1909 में जब बर्तानिया से अफ्रीका के सफर में थे तो उन्होंने हिंद बुक स्वराज एक किताब लिखी, हिंद स्वराज। और उन्होंने इसमें कहा कि हमारा जो सही दुश्मन है वो बरतानवी समाज, सियासी
जो इक़्तिदार है वो नहीं है, बल्कि जदीद मगरबी तहजीब जो है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उनका मानना था कि हिंदुस्तानी पढ़े लिखे लोग जिन्होंने मगरबी तहजीब को अपना लिया है, ख़ास करके वकील हैं, डॉक्टर हैं, असातिज़ा हैं, सनतकार हैं, इन लोगों ने हिंदुस्तान की कदीम विरासत को ख़त्म कर दिया है। कैसे? अपने जदीद ख़यालात की इशाअत करके। ये हिंद स्वराज किताब है जो महात्मा गांधी ने लिखी। उनका मानना था कि स्वराज इस रूल जो है एक ऐसी चीज है जो उस वक्त मिल सकता है जब हिंदुस्तानी लोग जो उनके रिवायती तहजीब है उन पर चलें, उन पर अमल करें, जिसमें मगरबी तहजीब, जदीद तहजीब का कोई उन्सर शामिल ना हो। गांधी ने अपने समाजी और इक़्तिसादी नज़रियात को एक मुनज़्ज़म शक्ल देने की कोशिश की। खादी के प्रोग्राम के जरिए, देही तरक्की के जरिए, हरिजन की फलाह बहबूद के जरिए, और देही तरक्की के लिए इन्होंने चरखा की बात की। ये चरखा क्या था? एक सिंबल था, एक अलामत थी कि जो कॉटेज इंडस्ट्री है, गांव की जो सनत है, दस्तकारी जो है, इसको बढ़ावा दे करके किस तरह से हम देही मईशत को, रूरल इकोनॉमी को सुधार सकते हैं, विलेज रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और ये चरखा गांधी का बहुत बड़ा हथियार साबित हुआ आगे चलकर। गांधी ने हिंदुस्तान की सियासत में 1917-18 में कदम रखा था, जब वो हिंदुस्तान के 3 मुकामी मुद्दों में शामिल हुए। पहला, चंपारण नीले किसानों का आंदोलन था। दूसरा, अहमदाबाद सूती मिल के कामगारों का मामला था। और तीसरा जो था, खेड़ा में किसानों का मामला। इन मुद्दों में जो इन्होंने उठाए, आवाम की तरफ से जद्दोजहद शुरू की, इसमें सत्याग्रह की तकनीक जो थी, इसका इस्तेमाल उन्होंने किया। और इस मुहिम में उन्हें जो कामयाबी मिली, उसने गांधी को एक ऑल इंडिया लीडर बनाने में अहम रोल अदा किया। गांधी का हिंदुस्तानी सियासत में डूब जाना, इसमें जो पहला चीज हम देखेंगे, जो हमने पहले बात की, वह है चंपारण का तजुर्बा, आवाम की शमूलियत के लिए, चंपारण एक्सपेरिमेंट इन मास मोबिलाइजेशन। चंपारण शुमाली बिहार के तिरहुत डिवीजन में वाक़ई था, और यह खित्ता ज़रई अदम इत्मीनानी, एग्रीन डिस्कंटेंट से दोचार हो रहा था। इसकी वजह थी कि इस इलाके में जो यूरोपी काश्तकार थे, प्लांटर्स थे, इन्होंने नील के बड़े बड़े फार्म कायम किए थे, कारखाने कायम किए थे 19वीं सदी की शुरुआत में ही।
और सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट कल्टीवेशन, ये जारी था इस इलाके में, जिसके ज़रिए कि किसान लीज पर इन यूरोपीय काश्तकारों से ज़मीन लेते थे। इसके बदले में उनसे यह शर्त लिखाया जाता था कि आप साल में एक मखसूस खित्ते पर नील की खेती करेंगे और उसके बदले में फसल का जो दौर था उसकी शुरुआत में उन्हें एडवांस भी दिया जाता था, पेशगी। नील की खेती 3 कठिया सिस्टम के तहत की जाती थी, जिसमें के 20 कट्ठे में 3 कट्ठा के हिस्से पर किसानों को नील की खेती करना जरूरी था। और आमतौर पर यह 3 कट्ठे का जो हिस्सा था वो वैसा हिस्सा था जो काफी जरखेज था। जो यूरोपीय काश्तकार थे, फार्म के मालिक थे, वो किसानों को मजबूर करते थे तो अपनी फसलों को कम कीमतों पर उसे बेचें। शुरू में जब यह मुद्दा कांग्रेस के लखनऊ सेशन में 1916 में उठाया गया तो गांधी जी ने इस पर बहुत दिलचस्पी नहीं ली, लेकिन चंपारण के किसान थे राजकुमार शुक्ल, वो उनसे मिले और गांधी जी को की सारी सूरत हाल से रोशनास कराया। नीले किसानों के साथ किस तरह से जुल्म सितम किया जा रहा है, ये बातें गांधी जी को बताई गई। तब गांधी जी चंपारण आने के लिए तैयार हुए। जो वो बिहार में आए, आने के बाद पटना पहले आए, आने के बाद वो मुजफ्फरपुर होते हुए मोतिहारी पहुंचे और जांच पड़ताल उन्होंने शुरू की। जो सरकारी महकमे थे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इंतजामिया, उन्होंने उन्हें रोक दिया, उनको गिरफ्तारी की गई। लेकिन जल्द ही बिहार सरकार ने वहां के कमिश्नर को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑर्डर किया, हुक्म जारी किया कि उन्हें छोड़ दिया जाए और उनकी तफ्तीश में उन्हें हर मुमकिन मदद करने की कोशिश की जाए। सरकार ने चंपारण एग्रीमेंट कमेटी एक अपॉइंट की और गांधी को इसका रुकन बनाया। कमेटी ने अपने जो अहम सिफारिशें दी उसके तहत 3 कठिया निजाम को खत्म करने की बात कही गई और उन सारे गैर कानूनी टैक्स भी खत्म करने की बात कही गई जिससे कि इंसान बहुत तले दबे हुए थे। जो भी सिफारिशात थी वो चंपारण एग्रीमेंट एक्ट 1917 का एक हिस्सा बनी। ये जो जद्दोजहद थे, एजिटेशन था, मुजाहरे थे, इसमें गांधी को जो सपोर्ट मिला वो पढ़े लिखे मतवसत तबके से मिला। उनमें अहम नाम डॉक्टर इंद्र प्रसाद, गोरख प्रसाद, आचार्य कृपलानी, ये लोग थे। मुकामी महाजन, मुकामी ताजिर, गांव के मुख्तार, इन लोगों ने भी इन्हें काफी मदद की गांधी को। लेकिन वहां के जो आम किसान थे उनसे सही मायने में उन्हें मदद मिली और गांधी उन लोगों तक पहुंचे, आम इंसानों तक, जहां तक कोई नहीं पहुंचा था, उनसे बातें की और उनकी जुबान में बात की ताकि उनको समझाया जा सके। दूसरा जो अहम तजुर्बा था उनका वो खेड़ा में हुआ। खेड़ा गुजरात में था और वहां की जमीन काफी जरखेज थी, अनाज तो पैदा होता ही था, साथ साथ तंबाकू की खेती, कपास की खेती भी होती थी। बहुत सारे अमीर किसान भी थे जिसको पट्टीदार कहा जाता था, जिनका ताल्लुक
कुंभी कास्ट से था, बहुत सारे छोटे किसान भी थे और बेजमीन लैंडलेस मजदूर भी थे जो इस इलाके में रहते थे, रिहाइश करते थे। 1917 में बहुत ज़्यादा बारिश हुई जिस वजह से खरीफ फसल बर्बाद हो गई और साथ ही साथ जो ज़रूरी सामान थे, इससे कॉस्ट ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ना शुरू हो गया। इसलिए किसानों ने मांग की कि लगान की शरह में को कम कर दिया जाए। जो वहाँ के कलेक्टर थे उन्होंने इंक्वायरी की और उन्होंने कहा कि लैंड रेवेन्यू कम करने का, लगान कम करने का कोई जवाब नहीं है। गांधी का मानना था जो अफसरान हैं उन्होंने फसल को ओवर वैल्यू कर दिया है, यानी ज्यादा दिखाया है, और जो काश्तकार हैं उनको लगान में माफी की जानी चाहिए, ये उनका कानूनी हक है और ये एक ऐसा नहीं है कि उनको एक रियायत उनको की जा रही है, रहम किया जा रहा है। बहुत ही कश्मकश के बाद उन्होंने 22 मार्च 1918 को सत्याग्रह लॉन्च करने की सोची और नादियाद में इसके लिए एक मीटिंग हुई, सभा हुई। यहां पर उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की और उन्होंने किसानों से कहा कि आप तब तक सत्याग्रह चलाइए जब तक कि तब आप सत्याग्रह चलाते रहिए और आप लगान सरकार को नहीं देंगे। इस सिलसिले में वो हर गांव-गांव घूमे, किसानों को अपना सपोर्ट दिया और उन किसानों को कहा कि आपको लगान नहीं देना है और उनके अंदर जो अंग्रेजी हुकूमत का खौफ था वो उनके दिमाग से हटा दिया। इस जद्दोजहद में इंदुलियाल याग्निक, वल्लभ भाई पटेल, अनुसुईया साराभाई, इन लोगों का अहम सपोर्ट उन्हें रहा, हिमायत रही। 21 अप्रैल को सत्याग्रह बिल्कुल पीक पर पहुंच गया जब 2347 किसान ने अहद लिया कि हम लगान नहीं देंगे। इस सत्याग्रह में ज्यादातर पट्टीदारों ने भी शिरकत की। कुछ जो गरीब किसान थे उनको सरकार ने उन पर जब्र किया और उनको लगान देने पर मजबूर किया। इसके अलावा खरीफ फसल तो खराब हो चुकी थी, लेकिन जब अगली रबी की फसल आई तो बहुत अच्छी फसल थी। ऐसा होने से जो लगान में कम करने का मामला था वो फीका पड़ गया। गांधी महसूस करने लगे कि जो किसान है बिल्कुल थक चुके हैं। तब उन्होंने अपने इस एजिटेशन को वापस लेने की कोशिश की और सरकार ने ये साथ ही साथ ये भी इशू किया ऑर्डर कि उन्हीं लोगों के साथ से लगान वसूला जाएगा जिनको अदा करने की सलाहियत है और जो गरीब किसान हैं उनका जोर जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। ये जो एजिटेशन था इसका सब पूरे हल्का में एक जैसा असर नहीं हुआ। 559 गांव थे, इसमें सिर्फ 70 गांव में खड़ा के इस मुहिम में शामिल हुए थे और एक टोकन कंसेशन के बाद इस एजिटेशन को विड्रॉ कर लिया गया, वापस ले लिया गया। लेकिन इस जद्दोजहद ने, इस मुजाहरे ने गांधी को अपने सामाजिक बुनियाद को गुजरात के अंदर, देही गुजरात के अंदर बढ़ाने में काफी मदद की। अगला जो उनका एक्सपेरिमेंट था अहमदाबाद। गांधी ने तीसरा कैंपेन शुरू किया था अहमदाबाद में, जहां के मिल मालिक और मजदूरों के बीच तनाज़ा था। 1917 में
प्लेग की वबा फैली, जिससे मजदूरों की किल्लत हो गई और वो लोग शहर से माइग्रेट करके गांव में चले गए। दोबारा शहरों में उनको लाने के लिए मिल मालिकों ने प्लेग बोनस की लालच दी, जो कि आमतौर पर मजदूरी का 75% ज्यादा था। लेकिन जब वबा खत्म हो गई, मिल मालिकों ने इस बोनस को खत्म कर दिया, जिस पर एतराज मजदूरों ने किया। मिल मालिक 20% मजदूरी बढ़ाने को तैयार थे, लेकिन मजदूरों का डिमांड था कि 50% बढ़ाया जाए, क्योंकि कीमतें बढ़ गई हैं। गांधी अंबालाल साराभाई एक मिल मालिक थे, उनको वो जानते थे, क्योंकि उन्होंने गांधी के साबरमती आश्रम में माली ताउन किया था। अंबालाल की एक बहन थी अनसुईया साराभाई, जो गांधी से काफी अकीदत रखती थी। उनके साथ उन्होंने मसाइल से को डिस्कस किया। उसके बाद वो इस मामलात में दखल अंदाजी के लिए आए। किसान जो कामगार थे, मिल ओनर्स, मिल मालिक थे, ये इस बात पर राजी हुए कि इस मामले को एक मसालती बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन को सौंप दिया जाए, जिसमें 3 नुमाइंदे दोनों तरफ, 3 नुमाइंदे दोनों तरफ से रहेंगे, और ब्रिटिश कलेक्टर जो होगा वो इसका चेयरमैन होगा। गांधी मिल मजदूरों की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव थे, लेकिन अचानक मिल मालिकों ने इस बोर्ड से अपने को अलग कर लिया और 22 फरवरी 1918 को तालाबंदी कर दी मिल की। गांधी ने जो मिल थे उस वक्त गुजरात के, अहमदाबाद के, वहां के जो इक़्तिसादी हालात थे उनको कंपेयर किया बॉम्बे के मिलों से, और वहां की जो मजदूरी मिलती थी, और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि मजदूरों का जो डिमांड है 50% वो जायज नहीं है, बल्कि वो 35% डिमांड करे। और इसी को लेकर के उन्होंने मिल मालिकों के खिलाफ सत्याग्रह मूवमेंट चलाया। मजदूरों के साथ को कहा कि वो जब तक उन्हें 35% इजाफा नहीं मिलता है तब तक वो काम पर नहीं जाएंगे। गांधी की मदद अनुसुईया साराभाई कर रही थी। रोज मीटिंग होती थी मजदूरों के साथ, जहां वो लेक्चर देते थे और हालात का जायजा लेते थे। मिल मजदूरों मालिकों ने लॉकआउट खत्म कर दिया और उन्होंने कहा वो मजदूर जो कि हमें 20% मजदूरी इजाफे में से राजी हूं, वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। गांधी ने 15 मार्च को अनाउंस किया कि जब तक कोई सेटलमेंट नहीं होता है तब तक हम फास्ट करेंगे, उपवास रखेंगे। उनका मकसद जो था कि मजदूरों को जो लोग वापस वादा तोड़ करके ज्वाइन करना चाहते थे उनको इससे रोकना। ये जो उन्होंने फास्ट रखा, इसका पूरे अहमदाबाद में काफी असर पड़ा और मिल मालिकों को गुफ्तशुनीद के लिए राजी करना पड़ा। और 18 मार्च 1918 को एक सेटलमेंट भी हुआ। जो अग्रीमेंट हुआ उसके तहत पहले दिन मजदूरों को 35% इजाफा दिया जाएगा, दूसरे दिन 20% होगा, और तीसरे दिन से लेकर के जब तक के जो सालिसी बोर्ड है वो कोई अवार्ड नहीं देती है, कोई फैसला नहीं देती है, तब तक के जो डिफरेंस है वो 27.5% बढ़ेगा। फिर जब जो सालिसी बोर्ड था उसने अपना फैसला सुना दिया मजदूरों के हक में 35%, तब फिर उसे मिलने लगा। इसी जमाने में इसके बाद जो चौथा मौका था गांधी के लिए वो था रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, जिसमें कि बरतानवी हुकूमत ने 2 बिल पास किया था, जिसका मकसद था कि हिंदुस्तान के अंदर जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही थी
उसको रोकने के लिए 6 फरवरी 1919 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 2 बिल पेश किया गया। गवर्नमेंट का कहना था कि ये सिर्फ आर्जी इक़दाम हैं, जिसका मकसद देशद्रोही की जो बातें हैं, जुर्म है, उससे रोकना था। ये जो बिल है उसमें जो बातें कही गई थी उसमें जंग के दौरान जो रिस्ट्रिक्शंस थे उसको मुस्तक़िल बनाने की कोशिश की गई। इनके जो मुजरिम होंगे उसको ट्रायल करने के लिए हाई कोर्ट के 3 जजेस की एक स्पेशल कोर्ट होगी। ये जो फैसला देगी इसके खिलाफ कोई भी डिसीजन, कोई अपील नहीं किया जा सकता था। सरकार किसी भी जगह पर सर्च कर सकती थी, किसी को अरेस्ट कर सकती थी बगैर वारंट के, और 2 साल तक उनको नजरबंद कर सकती थी बगैर ट्रायल किए हुए। जो कौमी रहनुमा थे उन्होंने इस बिल की मुखालफत की और उन्होंने कहा कि ये कुछ बुरे लोगों को खुश करने के लिए है। गांधी ने इसके खिलाफ मुहिम चलाई। इन्होंने सत्याग्रह सभा 24 फरवरी 1919 को बॉम्बे शुरू की रॉयल टैक्स बिल के खिलाफ। इसके मेंबर ने जो अहद किया उसके तहत उन्होंने कहा कि हम कानून की को नहीं मानेंगे। पूरे मुल्क में 6 अप्रैल 1919 को दिन चुना गया। हड़तालें हुई शहरों में और कस्बों में। दिल्ली में हड़ताल 30 मार्च को हुई, 10 लोग मारे गए और जितने भी हिंदुस्तान के जो शहर थे वहाँ हड़ताल हुआ 6 अप्रैल को और काफ़ी लोगों की शमूलियत हुई। गांधी यहाँ से दिल्ली से बॉम्बे पंजाब की तरफ जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही दिल्ली के नज़दीक पलवल में इनको हिरासत में ले लिया जाता है। जब इनके हिरासत की खबर अहमदाबाद और पंजाब में फैलती है तो लोग बहुत ज़्यादा इश्तार अंगेज हो जाते हैं और उसी वक्त डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को 10 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये दोनों खबरें जब लोगों तक पहुंचती हैं तो मॉब वायलेंस होता है, सरकारी दफ्तरों को आग लगा दी जाती है और इसमें 5 अंग्रेज मार दिए जाते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर जब जलियांवाला बाग में ये लोग इसके खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे, पुरअमन मुजाहरा, तो उस पर गोली चला दी जाती है और 379 लोग ऑफिशियल फिगर के हिसाब से इस पर जा बहक हो जाते हैं। इसकी जो शॉर्टकमिंग्स थी कि पूरा का पूरा एजिटेशन पूरी तरह ऑर्गेनाइज नहीं था। सत्याग्रह सभा वो सिर्फ प्रोपेगेंडा पब्लिश करने में लगी रही और लोगों का सत्याग्रह सिग्नेचर करना था। कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन पूरे पिक्चर में नहीं था। ये तस्वीर जनरल डायर की नजर आ रही है। ये तस्वीर में जलियांवाला बाग के कत्लेआम की तस्वीर कशी की कोशिश की गई है और इस तरह देखते हैं कि जो ज्यादातर जो खत्ते थे वो इसलिए पार्टिसिपेट किए कि लोगों के अपने समाजी और इक़्तिसादी मामला थे अंग्रेजों के खिलाफ। गांधी का जो रोड सत्याग्रह था वो एक हिंदुस्तानियों को एक जगह जमा होने का एक मौका मिला। अलग अलग तबके के लोग, अलग अलग कम्युनिटी के लोग वो एक धुरी के इर्द गिर्द लोग जमा हुए और ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रिजल्ट, अहम जो नतीजा इस एजिटेशन का वो हुआ कि इस एजिटेशन से महात्मा गांधी एक ऑल इंडिया लीडर, हिंदुस्तानी सतह पर एक रहनुमा उभर करके सामने आए और अपनी रहनुमाई में इन्होंने नन कोऑपरेशन मूवमेंट, अदम ताउन की तहरीक, सिविल नाफरमानी की तहरीक, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और भारत छोड़ो तहरीक, क्विट इंडिया मूवमेंट आने वाले दिनों में उन्होंने चलाई और इन्हीं तहरीक के बुनियाद पर वो हिंदुस्तान को, हिंदुस्तानियों को बरतानवी हुकूमत से आज़ाद कराने में कामयाब रहे। तो ये जो अदम ताउन की तहरीक है, सिविल नाफरमानी की तहरीक है, भारत छोड़ो तहरीक है और किस तरह से हिंदुस्तानियों को महात्मा गांधी ने आज़ादी दिलाई, इसके सिलसिले में हम लोग तफसील के साथ इसका जो दूसरा हिस्सा है इस यूनिट का उसमें पढ़ेंगे और अपनी बात को रखेंगे, इसका जायज़ा लेंगे कि गांधी ने किस तरह से इन मूवमेंट को चलाया और हिंदुस्तानियों को जंग आज़ादी में कामयाबी दिलाई। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में
फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।